हेलो एवरीवन, आई एम तौफीक पीरज़ादा। फ़रारी सीरीज़ में फ़िज़िकल केमिस्ट्री का ये पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। इंट्रोडक्टरी पार्ट जो इस चैप्टर का है, अगर हम देखें तो कुछ खास इंपॉर्टेंट तो यहाँ से नहीं है, बट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक दो बार पीवाईक्यूज़ आए हैं। Dalton's atomic theory was able to explain Dalton's atomic theory regarded the atom as ultimate particle of matter. It was able to explain the law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple proportion, and constant composition very successfully. However, it failed to explain the results of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज। ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ से यहाँ लेके जो चीज़ें हैं ये नई एनसीईआरटी में है, पुरानी एनसीईआरटी में ये चीज़ नहीं थी। और यहाँ से अगर हम देखें तो जेडब्ल्यू मेंस में रिसेंटली एक पीवाईक्यू यहाँ से आया हुआ है। इफ़ वी सी ये वाला क्वेश्चन, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज़। अब इस पॉज करिए लेक्चर को और इस क्वेश्चन को खुद ही पहले ट्राई कीजिए। नाउ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है हमें, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। तो डिविजिबल बता दी, ये तो डाल्टन ने नहीं कहा था, तो ये गलत हो गया। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो। ये बिल्कुल ठीक चीज़ है क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता है ये। ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये बिल्कुल गलत हो गया। एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट हो। तो बी एंड डी जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएंगे इसमें, जैसे कि दिया हुआ है। मूविंग फॉरवर्ड्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ से वही बेसिक सी चीज़ें हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, माइकल फेरेडे ने किया था। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसने यूज़ किए थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ की तो गैसेस जो यहाँ पर थे बहुत ही लो प्रेशर पे लिए गए थे एंड हाई वोल्टेजेस पे लिए गए थे। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रखना। बाकी बेसिक ही है, वही कैथोड रे ट्यूब का टिपिकल अरेंजमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वही है, जो आपने पढ़ा भी होगा बहुत अच्छे से। यहाँ से एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है कि व्हेन सफिशेंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इनटू फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि कैथोड से लेके एनोड की तरफ आएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव ये फ्लो करेंगे। ठीक है, तो कैथोड रेज की डायरेक्शन क्या होगी, या फ्लो ऑफ द करंट जो है फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन एनोड, जो कि फिर कोट किया गया था उसके पीछे बाय जिंक सल्फाइड, जहाँ से फिर फ्लोरेसेंस आपको दिखेगी। रिजल्ट्स वही बेसिक चीज़ें हैं। रिजल्ट्स में भी इसने एक चीज़ यहाँ पर बता दी है कि जो टेलीविज़न के जो पिक्चर ट्यूब्स होते हैं, टीवी के पिक्चर ट्यूब्स पुराने टीवीज़ में होते थे, वो कैथोड रे ट्यूब्स ही होते थे। और टेलीविज़न पिक्चर जो तब आती थी फ्लोरेसेंस ऑन दी टीवी स्क्रीन से ही आती थी। अच्छा, आगे देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी करेक्टरिस्टिक्स की। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड नहीं करते अपॉन द गैस या मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। This does not depend upon the material of the electrodes and the nature of gas present inside the cathode ray, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। ये अगर आपने गैस चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज होंगे, तो फ्लोरेसेंस चेंज नहीं होगी। फ्लोरेसेंस इनसाइड द ट्यूब विल रिमेन कांस्टेंट एंड जो चार्ज बाय मास का रेशो भी होता है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट ही रहेगा। अगर हम गैस को चेंज भी करते हैं या फिर मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स को चेंज भी करते हैं तब भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। चार्ज पे मास रेशो पे आते हैं। चार्ज पे मास रेशो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया था अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि परपेंडिकुलर थे टू ईच अदर एज वेल एज टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी बेसिक सी चीज़ें हैं, फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ी होंगे आपने। थॉमसन आर्ग्यूड, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाएगी। थॉमसन आर्ग्यूड जो अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ द पार्टिकल्स, अच्छा, थॉमसन आर्ग्यूड दैट अमाउंट ऑफ डिविएशन ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन। ये एक चीज़ जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं भाई? पहला ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। सेकेंडली द मास ऑफ पार्टिकल, जितना पार्टिकल लाइट होगा, लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल। और तीसरी चीज़ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की उतना ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। फिर इसने चार्ज पे मास रेशो थॉमसन ने कैलकुलेट किया, कितना आया 1.75 इन 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम्स। यूनिट याद रख लेना। ना
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसमें दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो मिलिकन-ज़ोइल ड्रॉप मेथड से कैलकुलेट किया गया था, दूसरा ये एक फार्मूला याद रख लेना, me=E जो स्पेसिफिक चार्ज आपने E/m किया था उससे यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स। नाउ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं। अच्छा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेटअप यहाँ पे भी सेम ही था, लेकिन एक मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब इन्होंने यूज़ किया था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depends upon the nature of gas in the cathode ray tube। ये क्यों है कि यहाँ पर चार्ज पे मास रेशियो क्यों डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। एनसीईआरटी लिखती हैं द कैथोड रेज जो हैं या फिर कैनाल रेज जिनको हम कहते हैं जो हैं, दे आर सिंपली पॉजिटिवली चार्जड गैसेस आइंस। तो पॉजिटिवली चार्जड गैसेस आइंस आपके बन जाएंगे कैनाल रेज या एनोड रेज जिनको हम कहते हैं। तो अगर हम गैस चेंज करेंगे तो गैसेस आइंस भी चेंज हो जाएंगे, इस वजह से स्पेसिफिक चार्ज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज हो जाएगी, E/m रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ पर गैस चेंज करेंगे, विच वॉज नॉट द केस ऑफ व्हेन वी डिस्कस्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोजन गैस जब हमने कैथोड रे ट्यूब में यूज़ की तब लिया गया था, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन कौन सा है, प्रोटॉन। लेटर द नीड वॉज फेल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए। इसकी डिस्कवरी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि द पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ये इंपॉर्टेंट है, बाय बम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल्स। देखो, थिन शीट ऑफ बेरिलियम, व्हेन थिन शीट ऑफ बेरिलियम वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स देन न्यूट्रॉन्स वर एमिटेड। यहाँ से थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकता है विद एक्स रेज, क्योंकि एक्स रेज भी बम्बार्डमेंट से ही आती हैं, तो एक स्टेटमेंट बेस्ड में आपको कंफ्यूज करा सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक मॉडल्स में बहुत सी बेसिक सी चीज़ें लिखी हैं, वही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में एक दो बातें दी हुई हैं। आगे मिलिकन-ज़ोइल ड्रॉप मेथड, यहाँ से जो ऑयल ड्रॉप है फिजिक्स में आप देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस उस पर लगते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगता है, एंड विस्कस ड्रैग जो लगता है ऑयल ड्रॉप पे। ये टेबल है इंपॉर्टेंट, याद रख लेना क्योंकि बेसिक से डेटा है इसमें। इलेक्ट्रॉन की चार्ज दी है 1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन की चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27, मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन 1.614 × 10⁻27। बाकी कुछ खास नहीं है। लेट्स see what Thomson's model has to present। थॉमसन्स मॉडल ने स्फेरिकल शेप के बारे में बात की थी एंड रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इसने बोला कि 10⁻10 के रेशियो में होती है रेडियस ऑफ द एटम। पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो थी, ये इसका कॉन्सेप्ट था थॉमसन्स मॉडल। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते थे या रेजन पुडिंग मॉडल भी कहते थे, वाटरमेलन मॉडल, कुछ भी नाम दे दो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, याद रखना है। ओवरऑल न्यूट्रलिटी जो है ऑफ दिस एटम वाज, इसने एक्सप्लेन कर दी थी ओवरऑल न्यूट्रलिटी, बट कंसिस्टेंट नहीं था, कुछ लेटर एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए थे। थॉमसन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। अच्छा, ये जो चीज़ है एक्स रेज़ के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन टेबल। रॉन्टजन जो था उसने एक्स रेज़ देखी थी। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक अ मटेरियल इन कैथोड रे ट्यूब दे प्रोड्यूस रेज, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्स रेज। ये रॉन्टजन ने ही डिस्कस किया था। एक्स रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, हैव वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर एंड द मैटर थ्रू द मैटर, दैट्स द रीज़न दे आर यूज्ड टू स्टडी इंटीरियर ऑब्जेक्ट। तो एक्सरेज को क्यों यूज़ करते हैं इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, बिकॉज दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर। बेसिक सा एक असर्शन रीज़न क्वेश्चन। हेनरी बैकरेल ने दी थी आपकी रेडियो एक्टिविटी, बेसिक चीज़। अच्छा, यहाँ से थॉमसन ने का वही बता रहे हैं कि अल्फ़ा रेज क्या होती हैं, अल्फ़ा हीलियम डाइपॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, वही ये बता रहे हैं। बीटा रेज क्या होते हैं, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स। गामा रेज पार्टिकल नहीं होते हैं, दे आर न्यूट्रल रेडिएशंस लाइक एक्स रेज।
अच्छा, यहाँ पर से एक एनसीईआरटी ने पेनिट्रेटिंग पावर का एक ऑर्डर दिया हुआ है, ये वाला याद रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फ़ा रेज का कम होता है बीटा रेज से, देन सबसे ज़्यादा किसका होता है, गामा रेज का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप नज़र रखेंगे। बीटा का 100 टाइम्स दैट ऑफ अल्फ़ा होता है एंड गामा का 1000 टाइम्स दैट ऑफ अल्फ़ा होता है आपका पेनिट्रेटिंग पावर। नाउ मूविंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसने किया था, बहुत बेसिक सी चीज़ थी। एक थिन गोल्ड फॉयल जिसकी जो थिकनेस थी अराउंड 100 नैनोमीटर के अराउंड रही होगी। एनसीईआरटी ही लिखती हैं, बहुत बेसिक सा डेटा है, एज इट इज़ थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते। अच्छा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे, फिर कुछ कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, ओनली वेरी फ्यू पार्टिकल्स दैट इज़ 1 in 20,000 वाज बाउंस्ड बैक, इनके डिफ्लेक्ट हुआ बाई 180 डिग्री। इस बेसिस पे कुछ ऑब्जर्वेशंस ली गई, वही बेसिक सी चीज़, एटम इज एम्प्टी वगैरह, है ना। डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स शोइंग द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। स्प्रेड नहीं है बट इट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो रुदरफोर्ड्स मॉडल जो है, रुदरफोर्ड मॉडल से न्यूक्लियस की तरफ हम आए कि न्यूक्लियस है, क्योंकि स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, थ्रू आउट आपकी डिफ्यूज नहीं है। कैलकुलेशन डन बाई रुदरफोर्ड शोड दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एटम। यानी कि रेडियस ऑफ एटम अगर हम देखें 10⁻10 मीटर है, वाइल दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻15। तो एक फॉर्मूला याद भी रख सकते हो, रेडियस ऑफ एटम इज 10⁵ टाइम्स दैट ऑफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, बहुत स्मॉल पोर्शन न्यूक्लियस ने लिया है, इसने ऑर्बिट्स की बात की, सर्कुलर पाथ्स होते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें। ये वाली वही चीज़ है, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर इन दी न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में होते हैं उसके बराबर। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। मास नंबर की बात की हुई है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर आता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्वेश्चन आता रहता है, ये पीरियोडिक टेबल में भी आप पढ़ते हो, यहाँ पर भी इसका क्वेश्चन आता रहता है। What are isobars? Isobars are atoms of with same mass number but different atomic number. ठीक है। अच्छा, आइसोटोप्स की बात करेंगे। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हो जाता है इनमें। और किस वजह से हो जाता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एग्जांपल दी हैं प्रोटियम, डिथीरियम एंड ट्राइशियम की, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है, जहाँ से आपका एक असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। Lastly, an important point to mention regarding isotopes is that chemical properties of atoms are controlled by number of electrons, which are determined by number of protons in nucleus. Number of neutrons present in the nucleus have very little effect on the chemical properties of an element. तो ऐसा रीज़न कैसे पूछ सकते हैं कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, सेम केमिकल बिहेवियर होता है। रीज़न क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं करती बट इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं, जो कि इनमें सेम होते हैं, इस वजह से इनका केमिकल बिहेवियर भी सेम होता है। मूविंग फॉरवर्ड्स, बहुत ही बेसिक सा एक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो एक बार। ब्रोमियम दिया हुआ है 80 एंड 35 के साथ, मास नंबर 80 है, एटॉमिक नंबर 35, 80 - 35 आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देगा, हेयर 45। सिमिलरली यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पेस आर इक्वल टू 18, 16, 16। देखो, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स आर 18 एंड प्रोटॉन्स आर 16। तो कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए होंगे, तो समहाउ इस पर 2 नेगेटिव का चार्ज आएगा। बाकी 16 एटॉमिक नंबर तो सल्फर हो गया, तो एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32 एस डाई नेगेटिव की एग्जांपल दी हुई है हियर। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बेसिक चीज़ें वही है कि सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया था, फिर वो चीज़ें तो बेसिक ही हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आया था कि पार्टिकल्स अगर एक्सेलरेट हो रहे हैं, दे शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दस एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशंस, द एनर्जी कैरिड बाय रेडिएशंस कम्स इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन, द ऑर्बिट विल कंटिन्यू टू श्रिंक, और कैलकुलेशन शो कि 10⁻8 सेकेंड्स में ही ये न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाएगा, कुछ ऐसे 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 करके फिर न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाएगा, एंड दिस प्रूव्स द एटम अनस्टेबल। तो ये एक ड्रॉबैक बना था रुदरफोर्ड्स मॉडल का।
अनदर सीरियस ड्रॉबैक जो इसका था कि इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट दी ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूक्लियस। 2-3 ड्रॉबैक्स इसमें से दे देगा, एक दो कुछ अलग चीज़ें होंगी किसी और मॉडल की होंगी तो कन्फ्यूजिंग बन सकता है। डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर्स मॉडल, 2 डेवलपमेंट्स थी, डुअल करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा, वेव नेचर जो है बहुत ही फिजिक्स की बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें, वही दिया हुआ है। ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे यहाँ से। वही हेनरिक हर्ट्ज, मैक्सवेल की चीज़ें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स से आती हैं, फिर वही कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड हैं प्रोड्यूस करेंगे चार्ज पार्टिकल्स से जिनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मीडियम की ज़रूरत नहीं होती अनलाइक साउंड वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे एक नज़र डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन भी सकते हैं, इसको याद करने की वही ट्रिक है। कॉस्मिक रेज से अगर हम स्टार्ट करेंगे, कॉस्मिक से, वेट अ मिनट, ये क्या हो गया भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कॉस्मिक से अगर हम स्टार्ट करें तो क्लासिक गाड़ी XUV इन माय रेंज, तो इससे ये चीज़ आपको याद रह जाएगी। यहाँ से यहाँ जब भी हम जाएंगे फ्रॉम गामा रेज टुवर्ड्स द रेडियो वेव्स, आपकी जो लैम्डा है यानी कि वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, 10⁻16 से लेके 10⁻+8 में चली जाएगी। एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होगी, एक दूसरे को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में चलते हैं। फ्रीक्वेंसी 10⁻24 से लेके 10⁻0 में चली जाएगी। विजिबल की रेंज देखेंगे तो अगर हम वेव लेंथ की बात करेंगे 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक इसकी विजिबल की रेंज होती है वेव लेंथ की। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये एक चीज़ याद रख लेना, वायलेट से लेके रेड तक अगर हम फ्रीक्वेंसी की रेंज देखें तो 7.5 × 10⁻14 से लेके ये आता है 4 × 10⁻14। ये चीज़ इंपॉर्टेंटली याद रख लेना कि फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या होती है। याद रखने की ट्रिक भी वही है कि यहाँ पर 750 आएगा तो उल्टा का तो 7.5 इधर आ जाएगा, 4 × 10⁻14 वहाँ चला जाएगा, वो बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, वेव नंबर के बारे में एनसीईआरटी बात करती है। अदर कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव लेंथ्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा, वेव नंबर 1/λ होता है यानी कि इनवर्स ऑफ वेव लेंथ, तो इसका यूनिट मीटर इनवर्स आएगा या सेंटीमीटर इनवर्स ले सकते हो। एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस फॉर एनटीए, यहाँ से बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ भी जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, विविध भारती रेडियो स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली, ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है इतनी। कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, वेव लेंथ निकालनी है, एक फार्मूला देख लो पहले, C = न्यू लैम्डा, इंपॉर्टेंट फार्मूला इसके लिए। एंड वे तो आपका वेव नंबर का फार्मूला है ही, न्यू बार इज़ 1/λ। देखो C = न्यू लैम्डा पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। आपको C = न्यू लैम्डा, अगर हम C की बात करेंगे दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, न्यू इज़ योर फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज़ वेव लेंथ। यहाँ पर C तो पता ही है 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी दी गई है 1368 kHz एंड लैम्डा निकालना है, बस सिंपल चीज़ है। लैम्डा = C/न्यू से हो जाएगा, 3 × 10⁸ लिख लो, इसको 1368 × 10⁻³ कर लो, सॉल्व कर लो, इसका आंसर कुछ 219.3 मीटर्स आएगा। सेम क्वेश्चन 2021 नीट में रिपीट हुआ था, एग्जैक्ट रेप्लिका, बस रेडियो स्टेशन का नाम चेंज कर दिया था। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, जो कि हमें पता ही है। बोल रहे हैं इसी को फ्रीक्वेंसीज़ में एक्सप्रेस करो, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था। सेम टू सेम वैसे ही होगा, अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है न्यू = C/λ से ही निकालेंगे, जो C = न्यू लैम्डा वाला फॉर्मूला है वहाँ से, तो C पता ही है। तो यहाँ से फिर ऐसे ही कैलकुलेट हो सकता है आराम से, 7.5 × 10⁻14 और तो 4 × 10⁻14, 4 × 10⁻14। सेम क्वेश्चन ये है, न्यू बार पे निकालना है, वेव नंबर निकालना है, 1/λ से निकालेंगे, सेम इसने किया 1/λ, यहाँ से फिर कैलकुलेट कर लेना। Particle nature of electromagnetic variations. Some experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by wave nature. However,
Following are some observations which could not be explained by electromagnetic theory. इसमें क्या क्या आते हैं, क्योंकि यहाँ से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखेंगे नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं हुई थी। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होता। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट, ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। प्लस आपकी लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। 4 स्टेटमेंट्स दे देगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। ये 2 चीज़ें तो फिजिक्स में भी पड़ी हुई होती हैं, तो इस पर थोड़ा कम ध्यान जाता है। इस पर भी ध्यान देना कि वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी एक्सप्लेन नहीं हुआ था। यहाँ से फिर कुछ खास नहीं है, फिजिक्स की चीज़ें हैं। ये एक वो इंटेंसिटी और वो टेम्परेचर का ग्राफ आ जाता है। दिस मीन्स दैट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डिफरेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड बाय अ हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। बेसिक सी चीज़ फिजिक्स में पढ़ी होगी आपने। एक आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती हैं उसकी बात की है यहाँ पर। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती हैं आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक एग्जांपल कार्बन ब्लैक की दी है जो अप्रॉक्सीमेट कर जाता है। एक गुड फिजिकल एग्जांपल अगर हम देखें तो ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल विद नो अदर ओपनिंग। आइसोथर्मल इनक्लोजर भी इसे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। अच्छा, ब्लैक बॉडी जो होती है इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग्स। 1-2 बार स्टेटमेंट में पूछा है, ध्यान रखिए। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इमिटेड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन वेवलेंथ, इट रीच द मैक्सिमम, उसके बाद एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ऑल्सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जो मैक्सिमा ऑफ द कर्व होगा इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेव लेंथ। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जो मैक्सिमा है शॉर्टर वेव लेंथ की और, ये वेव लेंथ है शॉर्टर वेव लेंथ की ओर शिफ्ट किया। यहाँ पर लॉन्गर वेव लेंथ पे था, यहाँ पर शॉर्टर वेव लेंथ की तरफ आया। आगे कुछ खास नहीं है, यहाँ से ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, यूनिट्स याद रखें ना, जूल सेकेंड। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ मटेरियल्स यूज्ड जो है उसकी एग्जांपल 1-2 बार पूछे हैं। सीशियम का क्वेश्चन 1-2 बार आया है, जब पहले एस ब्लॉक हुआ करता था तो उससे आता था। इलेक्ट्रॉन्स सरफेस ऑफ द मेटल से इजेक्ट होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और दी ब्राइटनेस। अगर हम यहाँ पर बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही आते हैं। तो क्या होता है कि इंसिडेंट एनर्जी जो हम देते हैं इज़ यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स, वर्क फंक्शन एंड वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में, एंड जो हम काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास होगी जो हमने एक्सट्रैक्ट कराया है। तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। जो वर्क फंक्शन होती है, वर्क फंक्शन आपकी एच न्यू नॉट के बराबर होती है। ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ से अगर आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का एक फॉर्मूला बनाएंगे, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अच्छा, न्यू इज सी बाई लेमडा, ये तो पता ही है पहले से, तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के साथ फोटो करंट भी इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी जो है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बस आपकी फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। ये आपका फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ इंटेंसिटी के साथ डालें तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ अगर हम फ्रीक्वेंसी के साथ डालें तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूला के बेसिस पे। बेसिक सी चीज़ें हैं, फिज़िक्स में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना ही है। यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही आएगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, वो है फ्रीक्वेंसी पे। ये कुछ मेटल्स की वर्क फंक्शन दी हुई है। एज इट इज़ डेटाबेस उस क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है यहाँ से। अच्छा, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पर।
अच्छा, जो फॉर्मूलेज हमने बताए थे उसके ऊपर E इक्वल टू एच न्यू के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन आया है कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। एनर्जी निकालनी है, E इक्वल टू एच न्यू से ही निकालेंगे। पहले नॉर्मल फॉर्मूला फिर 1 मोल के लिए हम 6.022 × 10⁻23 से मल्टीपल करेंगे। इसने फ्रीक्वेंसी उधर से दे रखी है तो फिर ईजी हो जाएगा आपके लिए। सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हम यूज़ करेंगे, सेम फार्मूला से होगा ये क्वेश्चन भी। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये वाला डेटा आपको दिया हुआ है कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल दी हुई है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हेड्स दी, इस फ्रीक्वेंसी पे मेटल को हिट करती है। ये सब चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिज़िक्स में ही करने को मिलेंगी, वहाँ पर अच्छी सी प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी है। आगे एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास दिया नहीं है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इसके बारे में बात की, बेसिक सी चीज़ें हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर एक फोटोग्राफिक नेगेटिव प्लेट के साथ कंपेयर किए हैं, वो चीज़ है, बस खास नहीं है यहाँ से कुछ। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स इन गैस फेज डू नॉट शो कंटिन्यूस। अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रम देखें तो कंटिन्यूस नहीं आता गैस फेज में। अगर हम एटम्स का देखें तो ये बात कर रही है एनसीईआरटी, लाइन स्पेक्ट्रम ही दिखता है। इस चैप्टर की मेन क्वेश्चंस जहाँ से भी बनते हैं वो आपके बोर्स मॉडल एंड क्वांटम नंबर से बनते हैं। 90% ऑफ क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, तो उसको हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, बट एज इट इज़ क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे, हाइड्रोजन डिस्चार्ज यही बात है कि यहाँ पर बाल्मर ने शो किया था, तो बाल्मर सीरीज़ के बारे में यहाँ पर एक बात आएगी, तो वो हम देख लेंगे। अच्छा, ये रेडबर्ग फार्मूला पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। रेडबर्ग फार्मूला क्या होती है? रेडबर्ग फार्मूला इज़ न्यू बार, यानी कि आपका वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। न्यू बार इज वेव नंबर, आर इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, जेड स्क्वायर आपके एटॉमिक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आता है, n1 इज शेल नंबर 1 to n2 इज शेल फाइनल। जो आर आपका है रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू 1096677 होता है सेंटीमीटर इनवर्स में। इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो हम आगे देखेंगे। बाल्मर सीरीज़ जो होती है, बाल्मर सीरीज़ आपके विजिबल रीजन में आती है। बाल्मर सीरीज़ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है फ्रॉम n2 जो होगा यहाँ पर, यानी कि फाइनल, टू n1 इनिशियल। n1 यहाँ पर फिक्सड रहेगी सेकंड शेल, तो n2 3 4 5 कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल पे आएगा तो ये आपकी बाल्मर सीरीज़ में आता है। सिमिलरली अगर हम बाकी सीरीज़ की बात करेंगे, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर इस टेबल में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं। लाइमन सीरीज़ में आपकी n1 जो है वो 1 है फिक्स्ड, और n2 2 3 4 5 कहीं से भी आ सकता है, और ये चीज़ जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती हैं। याद रखने के लिए आप LUV यानी लाउ की ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बेसिक चीज़ें। बाल्मर सीरीज जो है विजिबल स्पेक्ट्रल रीजन में आती है। सिमिलरली पास्चन, ब्रैकेट और प्रीफ्रंट सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आपको मिलेंगी। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है। 3 to 1 से 1 पे आएगा तो लाइमन सीरीज़, 2 पे आएगा तो आपके बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में। अच्छा, लाइन स्पेक्ट्रम एलिमेंट इज़ यूनिक। देखो, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फिंगरप्रिंट। जैसे एक इंडिविजुअल का फिंगरप्रिंट होता है, वैसे ही लाइन स्पेक्ट्रम होता है एलिमेंट्स के लिए। ये बहुत यूनिक होता है। देयर इज़ रेगुलरिटी इन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। टुवर्ड्स द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर्स मॉडल इस चैप्टर की 90% क्वेश्चन यही से बनते हैं, बोर्स मॉडल एंड आपका क्वांटम मैकेनिक मॉडल। नील बोहर ने दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो होते हैं उनके लिए मॉडल दिया गया था। बेसिक चीज़ यहाँ पर भी यही है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट्स का। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज। ये इसने बताया था कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती, तो ये यहाँ से इसने दिया था लोअर, बस तब चेंज होगा जब ये आपका एक्साइटेड होगा या फिर डी एक्साइटेशन में आपकी एनर्जी चेंज होगा ओनली।
एनर्जी चेंज जब भी होगा कंटिन्यूस मैनर में नहीं होगा, डज नॉट टेक प्लेस इन कंटिन्यूस मैनर। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स की बात अगेन ये चीज़ देख लेना फिजिक्स में। बोहर फ्रीक्वेंसी रूल एक चीज़ होती है, यहाँ पर से देख लेना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल डेल्टा ई अपॉन एच। बोहर फ्रीक्वेंसी रूल पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, E2 माइनस E1 अपॉन एच, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन। एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दी h/2 पाई। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जो ये स्टेशनरी स्टेट्स की बात की थी बोर ने, इनकी जो रेडियस है वहाँ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए r इज इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर। A0 होती है भाई आपका कांस्टेंट यहाँ पर, जो कि 52.9 पाइकोमीटर एनसीईआरटी बताती है, या फिर कॉमनली जो हम पढ़ाते हैं 0.53 एमस्ट्रॉम से 0.053 नैनोमीटर। तो आर अगर आपको निकालना हो, आर इज इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर। फॉर एनी अदर एटम अगर आपको यूज़ करना है, हाइड्रोजन के लिए A0 ही A0 इंटू एन स्क्वायर काफ़ी है, लेकिन एनी अदर एटम के लिए हम A0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। The most important property associated with an electron is its energy of the stationary state. एनर्जी का फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है, En इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट है, 2.18 इंटू 10⁻18 होता है, यानी कि E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 1 अपॉन एन स्क्वायर। दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन। अगर हम किसी और एटम के लिए लेंगे तो इट विल बी जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पर भी अगर हम देखें जो कॉमनली यूज फार्मूला जो हम पढ़ाते भी हैं कोचिंग्स में एक्सेट्रा, तो टोटल एनर्जी का फार्मूला आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जो एनसीईआरटी का फार्मूला है ये जूल्स में दिया हुआ है, और जो ये फार्मूला होता है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन पर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में अगर आपको देना है तो टोटल एनर्जी विल बी 13.6 नेगेटिव ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फिर ये चीज़ भी याद रख लेना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अगर काइनेटिक एनर्जी है, बस साइन चेंज कर दो टोटल एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ टोटल एनर्जी। सिमिलरली ये भी आ जाएगा। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। When electron is free from the influence of the nucleus, the energy is taken as 0, और ये इसकी मैक्सिमम एनर्जी मानी जाती है। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number n is equal to infinity, and it is called as ionized hydrogen atom। यानी कि एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से ही दूर चला गया, इट्स एट इन्फिनिटी, तब हम इसको बोलेंगे ionized hydrogen atom। When electron is attracted by nucleus and is present in the orbit, the energy is emitted and its energy is lowered। जैसे ही towards the electron towards the nucleus आएगा, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। This is the reason for the negative sign in the formula। अगर हम यहाँ पर देखें एनसीटी खुद ही बताते हैं, this is the reason for the presence of negative sign in the equation and depicts the stability related to the reference state 0 energy at and n is equal to infinity। अच्छा, बोहर की थ्योरी कहाँ पर लगेगी? ओनली हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जैसे कि हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इनके लिए आप जो फॉर्मूला लगाएंगे वो यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, 2.18 × 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जूल्स में ये फार्मूला, और अगर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है तो ये वाला फार्मूला काम कर जाएगा। फॉर अबव क्वेश्चन इट्स एविडेंट दैट वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव and the radius becomes smaller with increase in of z। यानी कि अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जो रेडियस है बिकम स्मॉलर एंड एनर्जी का वैल्यू मोर नेगेटिव होता जाएगा। दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ज़्यादा जेड बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये रेडियस आपकी स्मॉलर हो जाएगी एंड एनर्जी मोर नेगेटिव हो जाएगी। इससे एक PYQ शायद आ भी चुका है, आई विल शो यू। अगर हम यहाँ पर देखें तो सी बेस्ड ऑन द इक्वेशन E is equal to this
द कंक्लूजन में फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछ रहा है। बोल रहा है कि लार्जर द वैल्यू ऑफ एन लार्जर विल बी द एटॉमिक रेडियस, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन द एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंज द ऑर्बिट, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से ये भी हो सकता है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 द इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर एन इज इक्वल टू 6, ठीक है, विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंड देन द स्मॉलेस्ट शेल ऑर्बिट। यहाँ पर ये गलत होगा क्योंकि लूजली बाउंड लिखा है, टाइटली बाउंड होना चाहिए था, तो 1 ही करेक्ट होगा ऑब्वियसली, 3 इज इनकरेक्ट, बाकी सब करेक्ट है। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एक्सप्लेन कैन बी एक्सप्लेन क्वान्टिटेटिवली यूजिंग बोर्स मॉडल, यही चीज़ें, डेल्टा ई फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत बेसिक सी चीज़। अगेन यहाँ पर यही फॉर्मूले को डिराइव किया हुआ है, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल, 2.18 × 10⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन एन फाइनल जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा एन इनिशियल से, इस वजह से जो पैरेंथेसिस में है पॉजिटिव साइन आएगा। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इमिशन जो एन इनिशियल होगा वो ज़्यादा होगा एन फाइनल से ऑब्वियसली, इस वजह से डेल्टा ई विल बी नेगेटिव, यानी कि एनर्जी इमिट होगी। The brightness of intensity of the spectral lines, it depends upon the number of photons of same wavelength or frequency emitted or absorbed. As it is line आ सकती है कि intensity of the spectral lines किस पे depend करती है, it depends upon number of photons of same wavelength or the frequency absorbed or emitted. Now NCERT insects का क्वेश्चन है, for what are the frequency and wavelength of the photon emitted during a transition n is equal to 5 स्टेट से n is equal to 2 पे हाइड्रोजन एटम में। एन इनिशियल यहाँ पर 5 है, एन फाइनल 2 है। अगेन सेम टू सेम फार्मूला हम यूज़ करें, डेल्टा ई इज इक्वल 2.18 10⁻18 1/n1 स्क्वायर टू 1/n2 स्क्वायर। देखो एन इनिशियल 5 है एंड एन फाइनल इज़ 2। अगर हम बात करेंगे तो 5 से 2 पे आ रहे हैं, ओबियसली इट विल बी इमिटिंग सम एनर्जी, ठीक है, इट्स एन इमिशन एनर्जी। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका बहुत ईजिली आ जाएगा। आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पर एनर्जी आ चुकी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ से आप निकाल ही लोगे E/H करके। सिमिलर बेसिक इजी से क्वेश्चन है, एनर्जी एसोसिएटेड निकालनी है हीलियम के लिए, तो E 2.18 × 10⁻18 जूल्स में निकालने के लिए Z²/n² करेंगे। Z² हीलियम के लिए 4 रखेंगे क्योंकि Z2 है, Z² विल बी 4, मल्टीपल करेंगे आंसर आ जाएगा। पहला ही ऑर्बिट का है ना, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट, तो n = 1, तो ऐसे ही निकल जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एटम वाज नो डाउट इम्प्रूवमेंट तो थी ओवर रदरवर्ड्स मॉडल, बट पहली चीज़ यही थी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए वैलिड था। इट फेल्स फॉर फाइनर डिटेल्स, अगर हम टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस की बात करें तो वहाँ पर ये फेल हो गया था। इट वॉज अच्छा, यहाँ से एक और चीज़ आएगी कि स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट इसने एक्सप्लेन नहीं किया, यानी स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी स्टार्क्स इफेक्ट, ये बोर्स मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स, ये भी चीज़ इसने एक्सप्लेन नहीं की थी। अच्छा, बोर्स मॉडल, अच्छा हाइड्रोजन एटम के लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, एक ट्रिक है इसके लिए। फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम लगाएं तो ये वाली चीज़ जो एनर्जीज़ हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ही, ऑब्वियसली आप अगर इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। n = 1 2 3 4 ये शेल नंबर्स हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज यहाँ पर लिखी हुई है 13.6 -13.6 -3.4 -1.51 -0.85। ये चीज़ आप याद करेंगे तो बहुत इजीली आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। लाइक आपको पूछ लिया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन की एनर्जी कितनी होती है, आप डायरेक्टली इसको मार्क कर दोगे -13.4। हाँ आपके पास फॉर्मूला है ऑब्वियसली, बट डायरेक्टली मार्क करने में आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। मान लो किसी हाइड्रोजन लाइक के लिए पूछ लिया, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी हो गई, लाइक इसने पूछ लिया है कि बताइए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी के लिए भी इसी को Z² से मल्टीपल करेंगे, यानी यहाँ पर Z² से मल्टीपल करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछा है तो 2 विल बी द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हीलियम के लिए Z² 4 × -3.4, ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा।
यहाँ से ये क्वेश्चंस बनाना बहुत ईजी हो जाता है। और बोर्स मॉडल में आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही मिलते हैं। लेट्स सी टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिक मॉडल। अच्छा, इस मॉडल में भी क्वांटम नंबर्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, वही डी ब्रोगली की कहानी लिखी हुई है कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, पार्टिकल एंड वेव। यहाँ से डी ब्रोगली का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी एल एच अपॉन पी, यानी कि लैम्डा इज एच अपॉन मोमेंटम, है ना। बेसिक सी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वही। ये क्वेश्चन एज इट इज़ इसी पे दिया हुआ है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मास भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है। बेसिक सी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन करनी है बस। सैमसंग यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर क्या किया है कि वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दी है। तो वेवलेंथ निकालोगे जब आपके पास वेलोसिटी होगी, काइनेटिक एनर्जी से आपने वेलोसिटी निकाल ली, फिर इस वेलोसिटी को एच अपन एम वी में डाल दिया, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन पी, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। तो ये जो चीज़ है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ आ जाता है। 2022 नीट में आया था शायद। मास ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ, इतना सेम चीज़ है, वेवलेंथ दी हुई है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ लाइट दी होती है, वही डाल देंगे, मास निकल जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम इधर लेके जाएंगे, वी इधर, लैम्डा इधर आ जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वही चीज़ है। इट्स इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मोमेंटम या वेलोसिटी कह लो, ये चीज़ आती है। हाइजेनबर्ग के कुछ कंक्लूजन याद रख सकते हो। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम को एम इंटू वी लिख के एक और फॉर्म में आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी लिखो, एम इधर आ जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम लिख सकते हो। ये 3 फॉर्म्स तो बेसिक हैं। एक दो और फॉर्म्स हैं, ज़्यादातर टेस्ट सीरीज़ में पूछते हैं ये 2 फॉर्म्स भी। डेल्टा एक्स और डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एंड डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सिंपल, एच अपॉन 4 पाई, है ना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी टेस्ट सीरीज़ में ऑप्शंस में हो जाती है, तो कंफ्यूज ना हो, तो इस वजह से दी थी। इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज और डायमेंशन लेस है, ऑब्वियसली बेसिक सी चीज़ है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? अच्छा, सिग्निफिकेंस ये थी कि इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स, जो कि बोहर ने बात की थी डेफिनेट पाथ्स की, तो वो ख़त्म हो गई थी यहाँ पर कि ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स की डेफिनेट पाथ्स नहीं हो सकती। ट्रेजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट्स। Effect of Heisenberg uncertainty principle is significant only for motion of microscopic objects and negligible for macroscopic objects. अगर हम इसको एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लगाएं तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगा जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल है, 10⁻28। तो ये ज़्यादा मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स में ही है। इट मीन्स दैट द प्रिसाइज स्टेटमेंट्स ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय प्रोबेबल, और प्रोबेबल ही आया था फिर क्वांटम मैकेनिक मॉडल, यानी प्रोबेबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल चीज़ है। माइक्रोस्कोप यूजिंग अ सुटेबल फोटोन टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस दी हुई है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है। डेल्टा एक्स दिया हुआ है, डेल्टा पी में से आप वेलोसिटी निकालोगे एम इंटू वी से। सिंपल सी चीज़ है, वही किया, एम इंटू वी किया है, डेल्टा वी यही रखा है, वेलोसिटी निकालना है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डालोगे, डेल्टा एक्स 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया है, 1×10⁻11 कर लो, 4 पाई एच अपॉन 4 पाई, इसको सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर है, ए गोल्फ बॉल ऑफ मास 40 ग्राम्स एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड, इट्स स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%। देखो 2% की एक्यूरेसी है, तो अगर आपको डेल्टा वी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, कितना आएगा 2% ऑफ 45, यानी कि अनसर्टेनिटी इन स्पीड इज 2% ऑफ 45 इंटू 2/100 0.9 है। फिर यहाँ से वही डेल्टा एक्स और डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। रीजन्स फॉर फेलियर ऑफ बोर मॉडल, बेसिक सी चीज़ें थी। इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ चार्ज पार्टिकल,
वेल डिफाइंड ऑर्बिट इसने बता दिया था, जो कि पॉसिबल नहीं था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से. द वेव करेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन बोर्स मॉडल. फॉर an orbit is a clear defined path. This path can completely be defined only if both position and velocity is known, और वो तो पॉसिबल नहीं है एज पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. Bohr model of hydrogen atom therefore was not only ignores dual behavior of matter and also contradicts with Heisenberg's uncertainty principle. Quantum mechanical model, quantum mechanics, theoretical science, ये डेफिनेशन बेसिक से दी हुई है, पूछने के चांसेस बहुत कम हैं. अच्छा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम राइट इज रिटन एज ये आपका, जिसको हम कहते हैं हैमिल्टन, एच कैप जो होता है हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू ई साई. ये इसका बेसिक सा फॉर्म है, कभी ऑप्शन में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो मार देना. Schrödinger gave a recipe for constructing this operator for the expression for total energy of system. इस total energy में kinetic energy हो सब atomic particles की, या फिर attractive potential energy between them, या repulsive potential energy हो, इसका solution जो है वो आपका E and psi दे देता है. हाइड्रोजन एटम एंड दी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे. द इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन, यानी कि psi of electron is associated with each energy level. The quantized energy states that corresponding wave functions which are characterized by set of 3 quantum numbers. क्वांटम नंबर 3 क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से हमारे आए थे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो फिर सेपरेटली दिया हुआ था. बेसिक चीज़ है. द वेव फंक्शन जो होता है इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो वेव फंक्शन का जो ये है, वेव फंक्शन डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग. सच वेव फंक्शंस ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज जो होते हैं विद 1 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये एक बार इस स्टेटमेंट में आ भी चुका है नीट में. The probability of finding electron at a point in an atom is proportional to psi square. यही पर फंसाया था उस क्वेश्चन में, वहाँ पर psi ही लिखा हुआ था बट psi स्क्वायर होता है, तो इतनी माइन्यूटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है. तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन, ये सब बेसिक चीज़ें ये हुए हैं. एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, डिफ़िकल्टी ही प्रेजेंट करेगी ऑब्वियसली, कैन नॉट बी सॉल्व फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. इंपॉर्टेंट फीचर्स वही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, फिर वही क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक, फिर यहाँ से यही किया, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला पॉइंट कह दिया. दिस इज व्हाई यूजुअल नो वन ओनली टॉक्स अबाउट प्रोबेबिलिटी. एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये चीज़ कही है. दिस 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बेसिस बनाते हैं. इन ईच ऑर्बिटल द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी. जो सेल वाला कॉन्सेप्ट है इसने हटा दिया था कि ऑर्बिटल में अब डेफिनेट एनर्जी होती है. ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन psi, and the quantum mechanics makes it possible to extract this information out of psi. The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of orbital wave function, यानी कि psi स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है probability of finding an electron. इंपॉर्टेंट है. probability density भी हम इसी को कहते हैं. From the value of probability density at different points within an atom, it's possible to predict the region around the nucleus where electron will most probably be found. ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है. Orbitals and quantum numbers, qualitatively बात करें, these orbitals can be distinguished on the basis of size, shape and orientation. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की बात करेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, इनका वैल्यू 1 2 3 हो सकता है. द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द साइज टू लार्ज एक्सटेंट एंड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल. तो n आपकी साइज में आ जाएगा क्योंकि रेडियस में आया था ना, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर. ऐसी एनर्जी में -13.9 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो ये दो चीज़ें डिटरमाइन कर सकता है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाइज द शेल. अच्छा, द नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स जो हैं ये आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो एन स्क्वायर से. अगर आपको बोलेंगे कितने अलाउड ऑर्बिटल्स हैं, एन स्क्वायर से आप कैलकुलेट कर सकते हो. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने हैं तो वो 2n स्क्वायर से निकल जाएगा, क्योंकि ईच ऑर्बिटल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. बेसिक से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. लाइक ये चीज़ दी हुई है,
नाउ एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इट डिफाइंस द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, एल जो होता है वो रेंज करता है 0 to n-1। लाइक अगर हम बात करेंगे यहाँ पर गिवन वैल्यू ऑफ एन के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं इनके, ठीक है ना, n0 to n-1। फॉर एग्जांपल n1 वैल्यू के लिए ओनली 1 है, 0 to 1-1 0 ही आएगा ऑब्वियसली, तो एक ही वैल्यू दैट इज़ 0। n2 के लिए 0 to n-1 यानी कि 0 1 आ जाएगा, तो 2 वैल्यूज़ हैं एल के, 0 and 1। फॉर 3 0 1 2 यानी 3 वैल्यूज़ हैं एल की। Each shell consists of one or more subshells और सब लेवल्स। अगर हम बात करेंगे यहाँ से तो बेसिक चीज़ें ही हैं। सब शेल्स इन अ प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द n वैल्यू, जितने सब शेल्स होते हैं वो n वैल्यू के बराबर ही होते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे फॉर द फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, आपके सब शेल्स भी n वैल्यू के बराबर ही होंगे, यानी कि n इज़ 1 तो सब शेल भी एक ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग l इज इक्वल टू 0 वैल्यू। वैल्यू ऑफ एल एंड नोटेशन फॉर सब शेल, 0 S में आता है 1 P 2 D 3 F 4 G एंड 5 H आता है। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है। तो 1 इंटू 0, 0S के लिए तो 1S, 2S 2P 3S 3P 3D, ऐसे ही फिर 4S 4P 4D 4F। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो ओरिएंटेशन के बारे में बात किसने की थी? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज इट इज़ एक बार लाइन में पूछ लिया था। अच्छा, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? 2l+1 फॉर गिवन वैल्यू ऑफ सबशेल, एनी वैल्यू ऑफ सबशेल डिफाइंड बाय l, यानी कि डिफाइंड वैल्यूज ऑफ l अगर आपके पास हैं तो m वैल्यूज 2l+1 होंगे। ओके, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो -l to l इंक्लूडिंग 0, ये भी चीज़ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में आती है। लाइक हाँ, 2l+1 या l। अगर हम l इज इक्वल टू 1 की बात करें, 1 p को कॉरस्पॉन्ड करता है टू 2l+1, यानी कि इट हैज़ 3 सबशेल्स, p शेल सबशेल हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल के बारे में ये बात करता है -l to l या 2l+1 से निकाल सकते हो। ओके, यहाँ पर सेम जैसे हमने ऊपर किया दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में बात करेंगे तो s, द 3 क्वांटम नंबर्स लेबलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल्स यहाँ पर आए थे, बट ये इनफ नहीं थे स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए। इस वजह से इन दो बंदों ने, गाउडस्मिथ एंड यूहलन ब्लैक ने, स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। स्पिन क्वांटम नंबर जो है ओरिएंटेशन, द टू ओरिएंटेशन आर डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पिन क्वांटम नंबर, जो जैसे कि +, -, टू स्पिन स्टेट्स को ही डिटरमाइन करता है। बेसिक चीज़ें, ऑर्बिटल कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और उन दो की स्पिन क्या होगी? अपोजिट टू वन अनदर। बेसिक सम अप किए हैं। n साइज शेप के लिए हैं, एनर्जी के लिए हैं, l आपका सबशेल को आइडेंटिफाई करना है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई करते हैं, 2l+1। यहाँ पर अगर हम देखें तो m वैल्यू आ जाएगा। ऑर्बिटल्स अगेन 2l+1 वैल्यू की बात की है। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो 2 × 2l+1 या फिर 2n²। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस थी? ऑर्बिट बोहर ने बोला था सर्कुलर पाथ, जो कि कोई चीज़ हो नहीं पाती क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती थी विद दी हाइजेनबर्ग अनस्टेडी प्रिंसिपल। और एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है ये मैकेनिकल, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है टू वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन। ठीक है ना। Probability density psi square in a probability of finding electron depends upon is proportional to psi square. मोर और बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछे हैं, n = 3, n स्क्वायर से निकाल दो 9 के करीब आ जाएंगे। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं 2n² यानी कि 18। बेसिक से क्वेश्चन हैं। शेप्स ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। The orbital wave function in case psi for an electron has no physical meanings. It's simply a mathematical function. However, for different atomic orbitals, अगर हम plots डालते हैं corresponding wave functions के as a function of r, तो यहाँ पर कुछ plots दिए हुए हैं psi वर्सेस r के और psi स्क्वायर वर्सेस
आर के ग्राफ्स दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन जो ग्राफिकल क्वेश्चन है बहुत एम्स में पूछे जाते थे, अभी नीट इनको ऐसा टच नहीं करता, बट ये याद रखना ना जो साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ है दे आर फॉर 1s and 2s ऑर्बिटल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगेन वही बात है, साई स्क्वायर वर्सेस आर 1s 2s ऑर्बिटल्स के लिए दिए हुए हैं। For 1s orbital, the probability density is maximum at the nucleus. Obviously, it decreases sharply as we move away from it. On the other hand, 2s के लिए probability density decreases sharply, again starts increasing. ग्राफ की ही बात कर रहा है, न्यूक्लियस पे मैक्सिमम फिर डिक्रीज करता है, डिक्रीज शार्पली फिर अगेन इंक्रीजेस मैक्सिमम फिर से डिक्रीज कर जाती है, यही चीज़ें बोल रहा है। द रीजन वेयर दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूस टू जीरो, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी साई स्क्वायर जहाँ पर जीरो होगा दैट इज़ व्हाट वी कॉल नोडल सरफेस और सिंपली नोड्स। इन जनरल अगर आपको नोड्स निकालने हैं n-1 से, आपके टोटल नोड्स का जो फॉर्मूला n-1 है, रेडियल नोड्स कभी पूछ ले तो n-l-1, एंगुलर नोड्स n-l वैल्यू के बराबर होते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स यानी कि ये चीज़ बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स इनको कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट फेयरली गुड रिप्रेजेंट, साई स्क्वायर कांस्टेंट होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम में, साई स्क्वायर वैल्यू कांस्टेंट होती है यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल ओनली द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टेकन। कभी भी 100% आप नहीं कह सकते, अराउंड 90% ही होता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इक्वल होगी ऑल डायरेक्शंस में। फिर यहाँ पर बेसिक सी 1s और 2s के ग्राफ लिए हैं, एन वैल्यू बढ़ रहा है तो आप देख भी सकते हो कि साइज़ भी बढ़ रहा है साथ साथ में। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स 1s 2s ऑर्बिटल के लिए, और दूसरी चीज़ में बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स दिखाए हैं। ऐसे ही 2p के लिए दिए हैं 3 एक्सिस पे, 2p ऑर्बिटल्स के लिए दिए हैं। लोब्स की बात की है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अगेन सेम चीज़ें हैं। अच्छा, इन लोब्स की बात अगर आप पी की बात कर रहे हो, पी जैसे आप इस इधर देखा आपने ग्राफ में, शेप और साइज सब कुछ इनका सेम है क्योंकि वो एन वैल्यू पे डिपेंड करती है, और 2 कांस्टेंट हो गया 2p यानी कि 2 सेम है, यानी एन वैल्यू सेम है तो शेप एंड साइज जो इनका है आइडेंटिकल ही होगा, और दे विल डिफर हाउ दे आर ओरिएंटेड यानी कि एम वैल्यू इनका थोड़ा डिफर कर जाएगा। सिंस लोब्स में भी कंसिडर्ड अराउंड द एक्स वाई जेड एक्सिस टू 2px 2py 2pz, ये 3 लोब्स इसमें दिखाए। ऐसे डी के 5 दिए हुए हैं, देख लेना एक बार, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ओवर दी एक्सिस होता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से बेसिक इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, बिसाइड्स रेडियल नोड्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जहाँ पर 0 होगी द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यहाँ पर फिर से एंगुलर नोड्स की बात की हुई है, n-1 n-l-1 और रेडियल नोड्स l के बराबर होते हैं, एंगुलर नोड्स l के बराबर होते हैं, रेडियल नोड्स इज n-l-1। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट्स सोलली डिपेंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर ये एक बताया है कि एनर्जी इंक्रीज कैसे करते हैं, सेम एनर्जी डिफरेंट ऑर्बिटल्स की अगर हो तो डीजेनरेट होते हैं, लाइक 2s and 2p का एग्जांपल दिए हैं। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट की बेसिक सी बात है, बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से डायरेक्टली कुछ पूछ लें। द एनर्जी ऑफ एन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम लाइक हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट ऑल्सो ऑन इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो दोनों पे, हाइड्रोजन लाइक है तो वो आपका अनलाइक हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही आप सब कुछ निकाल सकते थे, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम दोनों पे प्रिंसिपल एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर। द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज इज सबशेल्स इज म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में क्या आ जाएगा, म्यूचुअल रिपल्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। The stability of an electron in multi-electron atom is because of the total attractive interactions अगर ज़्यादा हो repulsive interactions से, बेसिक चीज़ है। shielding of the outer shell electrons by nucleus Z effective की बात की हुई है पीरियोडिक टेबल में, बेसिक चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हुई होंगी। अच्छा, एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन की बात की है, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी कि अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस डिपेंड अपॉन द शेल
एंड शेप। फॉर एग्जांपल अगर हम स्फेरिकल यानी एस ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, इनका शील्डिंग इफेक्ट बेटर होता है। दे शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल्स। सिंपली पी जो होंगे वो डी से बेटर शील्ड करेंगे। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन है ये स्पेंड्स मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू पी ऑर्बिटल्स विच स्पेंड्स मोर टाइम इन विसिनिटी टू न्यूक्लियस इन कंपैरिजन टू डी ऑर्बिटल्स। बेसिक सी चीज़ें। Thus, the side effect experienced by the electrons with increase in azimuthal quantum number, that is, the s electron will be more tightly bound to the nucleus than p orbital electron, better tightly bound than d orbital electron. The energy of electrons in s orbital will be lower than the p orbital electron, which will have less energy than the d orbital electron. सिंपल सी चीज़ है, इस वजह से वो टाइटली बाउंड होगा और वो लूजली बाउंड होगा। अच्छा, एनर्जी के लिए एन प्लस एल रूल आप यूज़ करते हैं फॉर एन ऑर्बिटल एंड लोअर एनर्जी रूल एन प्लस एल रूल से आप इसको करेंगे। आगे ये एक बेसिक सा एन प्लस एल पे बेस्ड ही दिया हुआ है। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स इन सेम सबशेल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। यानी सेम सबशेल की बात भी करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एनर्जीज डिक्रीज होंगी। फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स 3 रूल्स पे बेस्ड है। अहबाउ प्रिंसिपल बिल्डिंग अप की बात करता है। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स में ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जीज देखेंगे आप एन प्लस एल रूल से। अगर आपका एन प्लस एल रूल बराबर आ जाए फिर आपका एन पे बेस्ड आ जाता है, जिसका एन कम उसकी एनर्जी कम। बेसिक चीज़ कही है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अगर आपके 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी जाए देन उनकी स्पिन मस्ट बी अपोजिट। बहुत बेसिक सी चीज़। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 2n²। हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, pairing of electrons should not be done until each orbital is singly occupied। ये चीज़ कही है, बेसिक सी चीज़ है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हैं ये आपने पीरियोडिक टेबल में बहुत बेसिक से पढ़ा हुआ होगा। यहाँ से ऐसे कुछ ऐसी लाइंस नहीं है जिन पे आपके क्वेश्चंस बन सके, लाइक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। इस पार्ट से वही है क्रोमियम कॉपर का जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो आपने देखा भी होगा 3d5 4s1 एंड 3d10 4s1 का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन देन फुली फिल्ड सबशेल्स आ जाते हैं इसमें। यानी कि यहाँ पर डी हाफ फिल्ड है और यहाँ पर डी फुल फिल्ड है, इस वजह से ये चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्या है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की? 2 ही कॉज हैं, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्री स्टेबिलिटी, दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। व्हेन 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन सेम स्पिन आर प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है और जो एनर्जी रिलीज हो जाती है दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। और जो नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होता है दैट कैन टेक प्लेस इज मैक्सिमम व्हेन द सब शेल इज आइदर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। तो एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में ही होगी, इस वजह से ये मोर स्टेबल होते हैं। मोर और एक और चीज़ ये है, इन अदर वर्ड्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड सबशेल इज ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल शील्डिंग, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन एनर्जी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। तीनों के तीनों एज इट इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकते हैं। दैट्स इट। क्रोमियम और कॉपर की यहाँ पर दी भी हुई हैं, वो भी देख लेना एक बार। इतना ही था इस चैप्टर में। और डिटेल अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बेस्ड और प्रैक्टिस चाहिए आपको, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।